यस गाइस, रजिस्टर्ड वैल्यूअर चैप्टर नंबर 7 सेक्शन 247 इसके साथ डील करता है। 247 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। अभी ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, समझना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो कौन हो सकता है, कौन है। वैल्यूएशन के मामले में पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले लेते थे, चाहे फिर वो शेयर्स का वैल्यूएशन हो या गुडविल का हो या बिजनेस का हो, ठीक है। तो वहां पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन हुआ करते थे रिगार्डिंग द वैल्यूएशन। कोई एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं हुआ करता था, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था। तो वो सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए वहां पे कानून ने इसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कंसेप्ट पिक्चर में लाया, राइट, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एक ही सेक्शन इसके लिए बना है गाइस, सेक्शन 247, बट यस देयर आर वेरियस रूल्स मेड फॉर द सेम, राइट, जो अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वैल्यूएशन के लिए गाइस पोस्ट क्वालिफाइड, पोस्ट सीए और सीएस और सीए में आपको एग्जाम देना पड़ता है, राइट। एग्जाम में आप पास होंगे, एक ही पेपर आता है गाइस, वो पेपर आपको देना पड़ता है। अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का डिग्री वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 247 इसके लिए बना है गाइस, सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो इसके साथ डील करता है, जो अपन आज डिस्कस करेंगे। यस गाइस, सो यहाँ पे अगर हम देखें रजिस्टर्ड वैल्यू और इसकी एप्लीकेबिलिटी बोलता है, सेक्शन 247 अप्लाइज वेयर अ वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, समझना गाइस, अगर आपको वैल्यूएशन करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी, गुडविल और एनी अदर असेट्स ऑफ अ कंपनी, और कोई सी भी असेट्स पे अगर आपको वैल्यूएशन करना है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, समझना। कोई कंपनी की लायबिलिटीज आप कैलकुलेट करना चाहते हो, उसी ऊपर जनरली एसेट्स था, नीचे लायबिलिटीज है, राइट, एंड नेटवर्थ, ठीक है। सो ये तीन चीजों के लिए सेक्शन 247 वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा गाइस। आपको स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी, गुडविल, कोई से भी टाइप की असेट्स वैल्यूएशन करवाना है, लायबिलिटी वैल्यूएशन करवाना है, या फिर आपको नेटवर्थ वैल्यूएशन करवाना है, राइट। वैल्यूएशन कौन कर सकता है, तो यहाँ पे इसने बताया वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 247 शैल बी मेड बाय अ पर्सन, इसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। Such person must be registered as a valuer in such manner as may be prescribed. वो वैल्यूअर होना जरूरी है गाइस, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए, राइट, वो मेंबर होना चाहिए ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट। तो गाइस उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा बंदा है, कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट, तो वो वहां पे बन सकता है। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर का अपॉइंटमेंट कंपनी के अंदर कौन करेगा। सपोज कंपनी को आज अपनी एसेट्स वैल्यू करवानी है, लायबिलिटी करवानी है, या फिर अपना नेटवर्थ का वैल्यूएशन करवाना है, तो कंपनी के अंदर इसका अपॉइंटमेंट किसके जरिए किया जाएगा। शेयर होल्डर की परमिशन लेंगे क्या, या बोर्ड करेगा, कमिटी करेगा। तो इसने बोला द रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल बी अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, जो हम ऑडिट कमिटी बनाते हैं गाइस, उनके पास ये पावर है। या फिर अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट कर सकते हैं, मीनिंग देयर देयर इज नो नीड टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर, राइट, इफ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, वैल्यूएशन ऑफ नेटवर्थ ओवर देयर, ठीक है। सो गाइस ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड इसकी अपॉइंटमेंट डेफिनेटली कर पाएगा। नाउ देयर आर सम ड्यूटीज ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कौन सी ड्यूटीज है, तो भैया इनका ड्यूटी बनता है कि उनको जो भी वैल्यूएशन करे वो इम्पार्शियल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, फेयर वैल्यूएशन करना है। जो भी एसेट्स का वैल्यूएशन आप कर रहे हो, आपको पूरा ड्यू डिलिजेंस करना है, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को कंसीडर करने के बाद वैल्यूएशन करना है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल मेक द वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। तो गाइस आपको रूल्स फॉलो करने हैं।
registered valuer shall not undertake the valuation of any assets in which he has direct or indirect interest or becomes so interested at any time during the period of 3 years prior to his appointment as a valuer or 3 years after the valuation of assets was conducted by him. समझना है, उसको इतना ध्यान रखना है कि जिस असेट्स का वो वैल्यूएशन कर रहा है तो उसके 3 साल पहले पास्ट में चले जाओ, आपका उस असेट्स के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड उसके बाद भी वैल्यूएशन करने के बाद भी 3 साल तक आपको उस असेट्स के साथ कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं रखना है। समझना है, ये 4 चीजें समझ लो पहले कि ये एप्लीकेबिलिटी का है चीज के लिए है। तो गाइस ये जो असेट्स का या फिर लायबिलिटी का या फिर नेटवर्थ का वैल्यूएशन करना है तो वहां पे सेक्शन 247 एप्लीकेबल हो जाएगा, फर्स्ट थिंग, राइट। दूसरा, ये वैल्यूएशन कौन करेगा? तो यस, ये वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 247 होगा अ पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वैल्यूएशन करने का, जिसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वैल्यूएशन करने का, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कंसिडर्ड किया हुआ होना चाहिए, राइट, एंड वो मेंबर होना चाहिए, मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इतनी चीजें, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, प्रॉपर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, तब जाके वो वैल्यूएशन कर पाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमने कंसीडर किया कि भैया इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो इनकी अपॉइंटमेंट ऑडिट कमिटी करना चाहती है तो ऑडिट कमिटी इनकी अपॉइंटमेंट कर सकता है, एंड अगर ऑडिट कमिटी कोई कंपनी में नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज। कैन एनीवन टेल मी द क्राइटेरिया ऑफ ऑडिट कमिटी? कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है? कैन एनीवन टेल मी द क्राइटेरिया? हे कम ऑन गाइस, ऑडिट कमिटी कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल है? सर लिस्टेड कंपनीज, यस, फिर जो पब्लिक कंपनी है उसमें टर्नओवर यस 100 करोड़, यस, पब्लिक लोन एंड बोरोइंग्स 50 करोड़। 10-150 वाला क्राइटेरिया था ना गाइस? हाँ, 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ का टर्नओवर, एंड आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जो था वो मोर देन 50 करोड़, राइट। ये 3 में से कोई भी क्राइटेरिया में अगर आपकी पब्लिक कंपनी फॉल होती है तो उनको ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी ही ऑडिट कमिटी अपॉइंट करना पड़ता है। याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ धुंधला धुंधला सा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। रिवीजन करते रहना गाइस सो दैट इश्यू ना हो। चल, उसके बाद वहां पे हमने ड्यूटीज देखा गाइस, तो ड्यूटीज उसको ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली करना है, राइट, अकॉर्डेंस विद द रूल्स ये करना है। शैल नॉट अंडरटेक द वैल्यूएशन जिसके अंदर उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इंटरेस्ट है। इम्पार्शियल, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन वहां पे उसको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इतनी चीजें वहां पे फॉलो करनी है गाइस रजिस्टर्ड वैल्यूअर को। इज देयर एनी डाउट इन दिस? ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये 4 पॉइंट में अगर आपको कुछ पूछना है देन प्लीज आस्क। एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस? नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। यस गाइस, देन उसके बाद है पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, राइट। अगर आप कुछ कॉन्ट्रावेंशन करते हो देन यस देयर इज अ पनिशमेंट मेड फॉर द सेम। If a registered valuer contravenes the provision of this section or the rules made thereunder, he shall be punishable with the fine which shall not be less than 25,000 and which may extend to 1 lakh rupees। 25,000 से 1 लाख रुपए तक का वहां पे फाइन उसको हो सकता है, right। And however if the registered valuer contravene the provision with the intention of defraud,
समझना गाइस, अगर उसका इंटेंशन ही फ्रॉडुलेंट पर्पस का था, द कंपनी और इट्स मेंबर्स शैल बी पनिशेबल, तो उनको the company or its members shall be punishable with the imprisonment, 1 साल का imprisonment रहेगा, एंड फाइन जो रहेगा गाइस वो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का वहां पे रहेगा। एंड अगर कन्विक्टेड होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर सबसेक्शन फी, ही शैल बी लायबल टू रिफंड द रेम्यूनरेशन जो भी उसने लिया है, एंड जो भी डैमेजेस हुआ है कंपनी को, राइट, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट या ऐसा कुछ भी, जो भी पर्सन को या किसी कंपनी को कोई लॉस हुआ है इससे, राइट, तो वो भरपाई करना पड़ेगा। मतलब गलत रिपोर्टिंग आप वहां पे नहीं कर सकते जानबूझ के, अगर आप कन्विक्ट हो गए देन यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर द सेम। Central government has delegated its powers under this section 247 to Insolvency and Bankruptcy Board of India. सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइस ये पावर जो है वो IBBI को दे रखा है, राइट। सो और वैसे भी गाइस इसका जो मैंने बोला ना एग्जाम वगैरह, तो ये एग्जाम IBBI ही लेता है, समझना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारी चीजों का पावर जो है वो IBBI को ही दे रखा है। अंडर सेक्शन 247 that the central government may revoke such delegation of power or it may exercise the powers under the said section if in the opinion of such a course of action is necessary in the public interest। तो जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी अपने पास ये पावर ले सकती है, अदरवाइज उन्होंने ये जो पावर है गाइस वो IBBI को दे रखा है। सो फिलहाल इस चीज के रूल्स वगैरह एंड एवरीथिंग, राइट, एग्जाम भी इवन कंडक्ट करवाता है तो वो IBBI ही करवाता है, एंड अकॉर्डिंगली ही एग्जाम कंसीडर किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन, ये सेक्शन तो बहुत छोटू सा है गाइस, इसके अंदर वैल्यूएशन कैसे करना है, कौन है, इसके लिए रूल्स उन्होंने प्रॉपर तरीके से बनाए हैं जो अपन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया whether the board of directors of a listed public company is empowered to appoint the registered valuer, राइट। एक क्वेश्चन पूछा था 2018 में ICAI ने, the board of directors of Messrs EPCO Limited, a listed public company for carrying out the valuation of the immovable properties standing in the name of company as required under the provision of Companies Act 2013, proposes to appoint Mr. Mehta, an individual, as the valuer. Referring to the provision of Companies Act 2013, read with the valuation rules, the audit committee is of the opinion that the board of directors does not have right to appoint the valuer. Decide. बताइए गाइस, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास राइट है? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी हो तो, लिस्टेड कंपनी है ऑब्वियसली, तो ऑडिट कमेटी तो वहां पे रहेगा ही रहेगा, राइट। तो हमने अभी अभी देखा कि भैया अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट कमेटी विल अपॉइंट दी, राइट, ये दी हुई है 247 में ऑडिट कमेटी करेगा, एंड अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड करेगा। सो एज पर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी होता है। So in the given case, third point अगर आप देखोगे guys, EPCO Limited is a listed company, so it is mandatory to have audit committee complying with section 177. So as per section 1247, fourth point, the board is empowered to appoint registered valuer only in case there is no audit committee, right? Since EPCO में तो audit committee है, तो definitely इसका appointment जो रहेगा वो audit committee के द्वारा ही किया जाएगा registered valuer का, simple है। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है गाइस, मेसर्स KIL लिमिटेड, कील लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, प्रपोज टू एक्वायर अ प्लांट फॉर कंसीडरेशन, उनको प्लांट लेना है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम मिस्टर KK, अ डायरेक्टर। मिस्टर KK से ये प्लांट लेना है गाइस। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आइडेंटिफाइड मिस्टर JK, a registered valuer under the provision of Companies Act 2013 for the purpose of valuation of the plant. Mr. KK acquired the plant 48 months back, समझना गाइस। मिस्टर KIL लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है, उनको एक्वायर करना है मिस्टर KK से जो एक डायरेक्टर है, अ प्लांट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश नहीं देना, उसकी जगह पे कुछ और देना है। MD जो था कंपनी का, उन्होंने आइडेंटिफाइड किया मिस्टर JK को रजिस्टर्ड वैल्यूअर के तौर पे, कि उनको हम अपॉइंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्लांट। मिस्टर KK एक्वायर्ड द प्लांट, मिस्टर KK ने ये प्लांट कब लिया था? तो 48 मंथ्स बैक, 4 साल पहले लिया था, फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इन विच द स्पाउस ऑफ मिस्टर JK इज अ पार्टनर। ये प्लांट जिससे लिया है, समझना गाइस, मिस्टर KK जो है वो डायरेक्टर है, मिस्टर KK जो है वो डायरेक्टर है,
मेरी बात ध्यान से समझिए आप, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही समझाता हूँ। ये जो अपना कंपनी है गाइस, ये कंपनी मिस्टर के जो एक डायरेक्टर है, इनसे प्लांट लेना चाहती है, एंड सामने कंसिडरेशन जो देना चाहती है वो है अदर देन कैश। ठीक है, अभी एमडी जो इस कंपनी का है वो चाहता है कि हम मिस्टर जेके को अपॉइंट करें एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फिर आगे ये दिया हुआ है कि मिस्टर जेके इस प्लांट के अंदर इंटरेस्टेड है। मिस्टर जेके ने ये प्लांट जेके की जो वाइफ है गाइस, जेके की स्पाउस, इसके नाम पे ये प्लांट था, एंड 4 years बैक, 4 साल पहले उन्होंने ये प्लांट मिस्टर केके को बेचा था, या किसी पार्टनरशिप फर्म ने ये प्लांट बेचा था। पार्टनरशिप फर्म ने, समझना गाइस, राइट, जिसके अंदर जेके की वाइफ जो थी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वाइफ, राइट, वो वहां पे पार्टनर थी 4 years बैक। तो टेल मी, क्या मिस्टर जेके इस प्लांट का वैल्यूएशन कर पाएंगे? चार साल पहले ये प्लांट डायरेक्टर ने किससे लिया था? तो एक पार्टनरशिप फर्म से लिया था जिसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वाइफ पार्टनर है। सो टेल मी गाइस, रोहन, क्या क्राइटेरिया देखना पड़ेगा? ये 4 साल बेटा, 4 साल पहले तो ये भाई साहब इंटरेस्टेड थे। यस गाइस, रोहन ने आंसर तो दे दिया है, बट आई एम आस्किंग द रीजन। एनी गर्ल, एनीवन? अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आप लोग को याद हो तो। यस, रोहन का एकदम परफेक्ट ध्यान है। खुशहाली का भी आंसर आया, खुशहाली ने भी करेक्ट आंसर दिया। सिर्फ 2 ही जन, बाकी के लोग कहाँ हैं? Where are others? Come on. ये पढ़िए, ये ड्यूटीज पढ़िए गाइस, मैंने आपको ये पढ़ाया। ये ड्यूटीज में डी नंबर का पॉइंट पढ़िए। एवरीवन प्लीज रीड दिस। The registered valuer shall not undertake the valuation of any assets in which he has a direct or indirect interest or becomes so interested at any time during the period of 3 years prior to his appointment as a valuer. Valuer का उसका अपॉइंटमेंट होता है, राइट? तो 3 साल पहले वाला पॉइंट आपको देखने का। यहाँ पे 48 मंथ्स दिया है, यहाँ पे साल नहीं लिख के दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 48 मंथ्स लिख दिया है। नाउ टेल मी, राइट, 4 साल पहले की बात हो गई है तो डेफिनेटली ये बंदा कर पाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एंड आप कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो सेक्शन 192 भी यहाँ पे पिक्चर में आएगा। इफ यू कैन रिकॉल सेक्शन 192 गाइस, अगर आप कोई प्रॉपर्टी वहां पे डायरेक्टर से लेते हो और कंसिडरेशन आप कैश फॉर्म में नहीं दे रहे हो, तो सेक्शन 192 भी पिक्चर में आएगा। यहाँ पे सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप कोई एसेट्स एक्वायर करते हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बाय कंपनी फ्रॉम डायरेक्टर, राइट, तो ये प्रोविजन डेफिनेटली पिक्चर में आएगा। सेक्शन 192 वहां पे बात करता है कि एसेट्स अगर आप अक्वायर करते हो, राइट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस अगर आपको करना है, यू आर सपोज टू टेक द अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स शैल बी रिक्वायर्ड, राइट, बिकॉज आप वहां पे एसेट्स जो दे रहे हो वो विदाउट
एनी कंसिडरेशन, राइट, कंसिडरेशन अदर देन कैश दे रहे हो, राइट, तो आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। 192 पिक्चर में आता है, रिकॉल कीजिए 192 गाइस, कि अगर आप डायरेक्टर से असेट्स लेते हो या डायरेक्टर्स को असेट्स देते हो एंड आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश रहता है, तो डेफिनेटली 192 पिक्चर में आएगा, आपको मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे दोनों सेक्शंस ट्रिगर हुए हैं बिकॉज ये डायरेक्टर से प्रॉपर्टी लेने की बात थी, ठीक है। सो तीन चीजें आपको यहाँ पे आंसर करनी है, देखिए अगर आप सिस्टमेटिकली आंसर करना चाहते हैं तो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पे 192 का जिक्र करना पड़ेगा, देन आपको 247 के अंदर जो लिखा है ऑडिट कमिटी और बोर्ड कैन अपॉइंट, एंड 177 के अंदर ये 3 साल का क्राइटेरिया, सॉरी 247 के अंदर ये 3 साल का जो क्राइटेरिया है वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे गाइस। सो सिर्फ हमने 3 इयर्स का क्राइटेरिया लिख दिया और फिर हम अजम्पशन करते हैं इसमें 5 में से 5 आएंगे, नॉट एट ऑल गाइस, बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछ सकती है, प्रोविजंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है, राइट। सो यस गाइस, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। द डिसीजन टू अपॉइंट मिस्टर जेके इज वैलिड सिंस ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर सच अपॉइंटमेंट, बिकॉज यहाँ पे ये 4 साल पहले की बात है और हमको सिर्फ 3 साल ही देखना है। The mode of appointment of Mr. JK as registered valuer is not valid. ये अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमिटी ही करेगा। जस्ट अ मिनट, वो क्वेश्चन शायद हमने लास्ट लाइन नहीं पढ़ा था, देख लेते हैं अपन। Examine and decide whether the decision to appointment and mode of appointment is valid under the Companies Act 2013। भाई किसने अपॉइंट किया था, तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है। ये देखिए सेकंड लाइन का इस क्वेश्चन का, एमडी ऑफ द कंपनी आइडेंटिफाइड मिस्टर जेके एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर, नॉट एट ऑल, नॉट अलाउड गाइस। क्यों सर ऐसा नॉट अलाउड, बिकॉज बेटा ऑडिट कमिटी में मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, सो लेट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिसाइड कि हु शैल बी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, राइट, एंड नॉट द एमडी ऑफ द कंपनी, एंड दैट्स व्हाई कानून ये बोलता है कि भैया जो काम ऑडिट कमिटी का है वो उनको ही करने दीजिए। Is there any doubt in this question, guys? ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? सेक्शन 247 तो इतना सही था, छोटू सही था, अभी उसके रूल्स पढ़ेंगे अपन। बट आपको 247 में कोई डाउट है, देन प्लीज आस्क। दूसरा अपना ये हो जाएगा कंपनी लॉ, मतलब पेपर नंबर 4, देन विल मूव टू पेपर नंबर 6 गाइस, है ना। उसमें जो चैप्टर्स हमारे बाकी है उसको अपन कंप्लीट करेंगे सो दैट आपके दोनों पेपर्स साथ में ही खत्म हो जाए। ठीक है, अभी इसके रूल्स दिए हुए कैसे देखिए, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड द वैल्यूएशन रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिफिकेशन था 18 अक्टूबर 2017 को, एंड ये रूल्स बनाया है आपके लिए वैल्यूएशन करने के लिए। इस रूल्स के अंदर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स देखने को मिलेंगे। 2017 को ये रूल्स आए हैं। इसका शॉर्ट टाइटल कमेंट्समेंट अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हुए हैं। ये रूल्स अप्लाई होंगे फॉर द वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी, गुडविल, कोई भी असेट्स के लिए, लायबिलिटीज के लिए एंड नेटवर्थ के लिए। ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है गाइस, राइट, जो हमने सेक्शन 247 पढ़ा उसी के अंदर। तो यस गाइस, हर एक चीज के लिए ये रूल्स आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया, इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन अंडर एनी अदर लॉ अदर देन द एक्ट or these rules by any person shall not be affected by virtue of coming into effect of these rules.
मतलब कोई दूसरा लॉ भी है तो वो अफेक्ट नहीं होगा, ये एडिशनली है। तो आप किसी अदर लॉ में भी वैल्यूएशन कर रहे हो, जैसे इंजीनियर के पास भी बहुत सारा वैल्यूएशन करवाया जाता है, राइट? तो वो एक अपना अलग सा एक्ट है, अलग सी चीज है, तो उस तरीके से वो वहां पे कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद डेफिनेशंस दिया है। एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013, 2013 का 18th एक्ट है ये। अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। असेट्स क्लास को आइडेंटिफाइड किया है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स displaying similar characteristics that can be classified। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन के बारे में बताया है। मीन सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो ग्रांट करता है टू अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजिंग, राइट, जो रिकॉग्निशन उसको मिलता है। पार्टनरशिप एंटिटी के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से या एलएलपी के हिसाब से सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। सो तुच्छू सी डेफिनेशन है गाइस, सिर्फ वैल्यूअर का डेफिनेशन। वैल्यूअर मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जिसको हम वैल्यूअर भी वहां पे बोलेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाइए गाइस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द वैल्यूअर। एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं सबसे पहले वैल्यूअर की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यस गाइस, सो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, वैल्यूअर की एलिजिबिलिटी की, सो अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर है गाइस। कम ऑन, अगर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ ही इज अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। कम ऑन, वो क्या होना चाहिए? वो वैल्यूअर मेंबर होना चाहिए। एंड ये वैल्यूअर मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? सो वैल्यूअर मेंबर आपको बनना है, इज अ मेंबर, वैल्यूअर मेंबर इज अ मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास रिक्विजिट्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन है एंड एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो आईसीएआई का मेंबर है वही स्टैट्यूटरी ऑडिट कर पाएगा। अभी आईसीएआई का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सीए का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तीनों लेवल, आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी, तब जाके आप सीए के, आईसीएआई के मेंबर बन पाओगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे वैल्यूअर मेंबर बोला, वैल्यूअर मेंबर, कम ऑन गाइस, राइट? चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट डू ऑडिट, तो कौन कर सकता है सर? मेंबर ऑफ आईसीएआई कैन डू द ऑडिट, राइट? सो किसी बंदे ने अगर मेंबरशिप नंबर नहीं लिया है, सिर्फ एग्जाम क्लियर कर दिया है, तो वो एलिजिबल नहीं है, सिंपल। ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे बट आप मेंबर नहीं बनोगे। मेंबर बनने के लिए आपको, राइट, वो एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, मेंबरशिप नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे गाइस वैल्यूअर मेंबर होना जरूरी है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर जिसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेंबर बन पाएगा। देन उसके बाद इन्होंने बताया, a person shall be eligible to be a registered valuer if he is recommended by the registered valuer organization of which he is a valuer member, for organization as a valuer, right? Recommended by the registered valuer organization, RVO। समझना गाइस, तो वो recommended by the registered valuer होना जरूरी है, समझना। वैल्यूअर मेंबर होना चाहिए, इसका recommendation by registered valuer organization, RVO ने उसने recommendation दिया है। He has passed the valuation examination। क्या बोला गाइस, इसने क्या पास किया होना चाहिए? वैल्यूएशन एग्जामिनेशन, राइट? अंडर रूल 5 विद इन 3 years preceding the date of making an application for the registration under rule 6। मतलब कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि he has passed the valuation examination।
possess the qualification, उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं होना चाहिए, ये सारी बेसिक चीजें आ गई गाइस। अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ये भी कैन वी से दैट कि ये बेसिक थिंग्स ही है, राइट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है गाइस। नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ये डिस्क्वालिफिकेशंस 164 जो हमने पढ़ा था वैसी वाली फीलिंग्स दे रहा है अपन को, राइट। एडिशनल है कुछ कुछ, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, राइट। बट बाकी ये पॉइंट अगर आप देखोगे, जी पॉइंट तो कॉमन है, आई पॉइंट कॉमन है, अनसाउंड माइंड वाला जो पॉइंट हमने देखा था गाइस ये वाला, ये कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months, राइट। कोई भी ऑफेंस है, चाहे मोरल टर्पिट्यूड है, मतलब कि इमोरल एक्टिविटी के अंदर वो गया हो या अदर मैटर के लिए क्या हो, डजंट मैटर, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट बीन elapsed, 5 साल का पीरियड खत्म नहीं हुआ है, उसकी सजा खत्म हुआ है। एंड वही सेम चीज गाइस, अगर 7 साल की सजा हो गई है तो लाइफ टाइम के लिए आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन पाओगे, 7 साल की सजा हो गई तो, ठीक है। देन उसके बाद 271J इनकम टैक्स एक्ट गाइस, he has not been levied a penalty under section 271J of income tax act, and the time limit for filing appeal before the commissioner of income tax CIT वो खत्म हो चुका है, या फिर income tax appellate tribunal as the case may be has been expired, and such penalty has been confirmed by the income tax appellate tribunal, and 5 years has not been elapsed after levy of such penalty। मतलब कि अगर आपके ऊपर अंडर सेक्शन 271J ऑफ IT एक्ट अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी ली हुई है, राइट, आपको पेनल्टी लगी है, तो वो पेनल्टी खत्म होने, पेनल्टी आपने भर दी है, राइट, उसके 5 साल के बाद ही आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन पाओगे, तब तक आप एलिजिबल नहीं हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप नहीं बन पाओगे। वो एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना जरूरी है। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, इंटीग्रिटी रखनी है आपको, रेपुटेशन होना चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड द रिस्ट्रेन ऑर्डर्स आपके खिलाफ नहीं पास हुए हैं, कॉम्पिटेंस है, एंड फाइनेंशियल सॉल्वेंसी होनी चाहिए। सिंपल, इतनी चीजें अगर आप फुलफिल करोगे तो डेफिनेटली आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर वहां पे बन पाओगे। समझना कैसा, वैल्यूअर मेंबर होने चाहिए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन आपको रेकमेंड करता है, वैल्यूएशन का एग्जाम आपने पास किया है, क्वालिफाइड हो, माइनर नहीं हो, अनसाउंड माइंड नहीं हो, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं हो, रेसिडेंट इन इंडिया हो, समझना आप रेसिडेंट इन इंडिया होने जरूरी हो। ये आपको खास ध्यान रखना है, राइट। मतलब कि कोई फॉरेनर या पर्सन अदर देन रेसिडेंट इन इंडिया कैन नॉट बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। आपको सजा नहीं होनी चाहिए, 271J में पेनल्टी नहीं हुई होनी चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन यहाँ पे होना जरूरी है। तो जब आपके पास इतना क्वालिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, देन एंड देन ओनली यू कैन बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर गाइस। तो अभी हमको 1-2 डाउट है कि वैल्यूअर मेंबर कैसे बना जा सकता है, कौन सी क्वालिफिकेशंस, तो वो अभी आगे आएगा गाइस, अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। बट यस, इतना आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। नो पार्टनरशिप एंटिटी, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नो पार्टनरशिप एंटिटी शैल बी एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ it has been set up for the object other than rendering professional or the financial services including valuation services,
and that in the case of company it is a subsidiary, joint venture or the associate of another company or the body corporate. क्या बोला भैया? अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है वो एलिजिबल नहीं है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के तौर पे अगर उनका ऑब्जेक्ट अदर देन दिस है, मतलब कि उनका अगर वो कोई पार्टनरशिप फर्म या कंपनी एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर काम करना चाहती है तो उनका ऑब्जेक्ट कंपल्सरीली प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विसेज का होना चाहिए एंड वो किसी की सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो वैल्यूएशन का काम नहीं कर सकती। कम ऑन, अगर कंपनी की बात करें हम या पार्टनरशिप फर्म की बात करें, उनका ऑब्जेक्ट समझना है। अगर हम कंपनी या पार्टनरशिप फर्म की बात करें, अगर वो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसमें इनको ये देखना है कि इनका जो ऑब्जेक्ट है, राइट, वो ऑब्जेक्ट कंपल्सरीली प्रोफेशनल सर्विसेज का होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज का होना चाहिए, वैल्यूएशन सर्विसेज का होना चाहिए, समझना, राइट। एंड वो कंपनी के, अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म, तो कैसे ऐसे किसी का सब्सिडियरी और एसोसिएट नहीं बन सकता, नॉट टू बी अ जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। ये भी पॉइंट आपको वहां पे कंसीडर करना है। ये सर्विसेज आप देते हुए होने चाहिए एंड आप किसी के, राइट, ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है गाइस, अगर कोई भी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो no partnership entity or company shall be eligible to be a registered valuer if it is undergoing an insolvency resolution or is an undischarged bankrupt. Oh, right, ये undischarged, not right, in short वो CIRP की प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए और ना ही वो undischarged bankrupt होनी चाहिए। क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? पार्टनरशिप फर्म या कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट। सो नॉट undergoing in the insolvency resolution, not in the insolvency resolution or undischarged bankrupt, ये दोनों चीजें उनको वहां पे कंप्लाई करना है। अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी क्या करना चाहती है गाइस, तो अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो की बात है। All the partners, directors as the case may be, are not eligible under the clauses C, D, E, F, G, H, I, J, K of sub rule 1. Three or partners or directors, whichever is lower of the partnership entity or company as the case may be, are not registered valuer. समझना गाइस, मतलब के इस 3 या सारे के सारे अगर 3 से कम है तो वो इंडिविजुअली रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए, बिकॉज कंपनी तो थोड़ी एग्जाम देने वाली है, समझिए। तो इसने बोला कि एटलीस्ट 3 और ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स विचएवर इज लोअर, मतलब अगर कंपनी में 8 पार्टनर है तो 8 और 3 विचएवर इज लोअर तो 3, बट अगर कंपनी में 2 ही पार्टनर है तो 3 और 2 विचएवर इज लोअर 2, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। समझिए मेरी बात। सो अगर आप 4 पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो उसमें एक ही बंदा अगर आरवी नहीं होगा तो चलेगा, 4 में से 3 रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना जरूरी है। सो एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड वैल्यूअर शुड बी देयर, बट अगर मैं ऐसा लिखूं एटलीस्ट 3 तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। एटलीस्ट 3, राइट, तो 3 पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स व्हिचएवर इज लोअर, इतने रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपकी पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में होना जरूरी है। समझना गाइस। सो इस बात का ध्यान रहे, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट, फिर उसके बाद कॉमा है, 3 और ऑल पार्टनर।
whichever is lower, ठीक है, whichever is lower must be registered valuer. ये कंपल्सरी, इसमें कोई मीन मेक नहीं चलेगा भैया. None of its partner directors, as the case may be, is a registered valuer of for an assets class for the valuation of which it seeks to be a registered valuer. Right? कोई भी पार्टनर या डायरेक्टर होगा, right, is a registered valuer. None of its partners या डायरेक्टर is a registered valuer for the asset class for the valuation of which it seeks to be a registered valuer. मतलब कि इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आती है गाइस जब कभी भी वैल्यूएशन का एग्जाम देने के लिए बैठता है, ठीक है. तो वहां पे आपको अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के क्लास में रजिस्टर्ड होते हो तो जिस पर्टिकुलर क्लास में आप रजिस्टर्ड हो रहे हो गाइस, राइट, उसी का वैल्यूएशन आप वहां पे कर सकते हो. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप मशीनरीज, प्लांट मशीनरीज या उसका मतलब उसके अलग से आपको कॉलम सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके अलग से आपको ट्रेनिंग, ये सब में गाइस आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. ट्रेनिंग लेने के बाद आप वहां पे अप्लाई करते हो, राइट, एंड तब जाके आप रजिस्टर्ड वैल्यूएशन का डिग्री ले सकते हो. तो उसमें अंदर आपको ऑप्शन आता है कि सिर्फ आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करना चाहते हो या फिर आप सारी एसेट्स का करना चाहते हो इंक्लूडिंग गुडविल, नेटवर्थ, लायबिलिटीज, एवरीथिंग, राइट. तो वो एसेट्स क्लास के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है ई पॉइंट के अंदर. Qualification and experience. An individual shall have the following qualification and the experience to be eligible for the registration under Rule 3. Right? इतना qualifications guys आपके अंदर होना जरूरी है. सबसे पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है, राइट, एमकॉम पास होने चाहिए आप लोग. पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड, recognized and incorporated by law in India, and at least 3 years of experience in the specified discipline thereafter. ठीक है, बट लॉ की इंस्टीट्यूट ने, नॉट एमकॉम. इन शॉर्ट आप LLB, इन शॉर्ट आप एडवोकेट हो, राइट, तो हो जाएगा. देखिए गाइस, इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन इंडिया, इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, एंड उसी के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. क्वालिफिकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस. बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट अगर आपके पास है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड, या फिर आपके पास मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टैब्लिश हुई है, मतलब के CA, CS एंड CM है, राइट, एंड आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है. सो गाइस, पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस ले लो, एग्जाम दे दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, एंड यस यू विल बी अ RV. आप RV बन जाओगे, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन जाओगे. सो गाइस, इतनी सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है, ध्यान में रखनी है, तब जाके आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन पाओगे. बैचलर डिग्री होगी तो 5 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री होगी तो 3 साल का एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल कोर्स अगर आपने किया है तो उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, तब जाके आप वहां पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर का डिग्री ले पाओगे, आप वैल्यूएशन कर पाओगे. ये एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पे बता दिया. 5th पॉइंट वैल्यूएशन एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है. देन कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशंस के बारे में, देन RVO के बारे में भी चैप्टर 3 के अंदर रूल्स बनाए हैं. RVO रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके रिकमेंडेशन से आप वहां पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो. देन कैंसिलेशन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में रूल्स बताया है. ठीक है, ये सारे रूल्स डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बताया है आपको. ठीक है, बिकॉज इंस्टीट्यूट भी आपको जो एग्जाम पूछती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, वो 247 में से ही पूछती है, जो ऑलरेडी हमने कर लिया है, राइट.
तो यहाँ पे ये इतने रूल्स, बट हाँ अभी ये जो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 तक, कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारी चीजें आपको वहां पे पता होना जरूरी है। ठीक है, वैल्यूएशन एग्जामिनेशन, यस गाइस, द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो एग्जामिनेशन लेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि आपको वैल्यूएशन का एग्जामिनेशन पास करना है। ये देखिए, पास द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन। तो ये एग्जाम कौन लेगा, कैसे लेगा, कितने मार्क्स लाने हैं, राइट, वो भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे बोला द अथॉरिटी शैल इधर ऑन इट्स ओन और थ्रू द डेजिग्नेटेड एजेंसी कंडक्ट द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन फॉर वन और मोर असेट्स क्लास फॉर इंडिविजुअल, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो रूल 4 के अंदर हमने देखा, एंड हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशनल कोर्स। मैंने आपको पहले ही बताया गाइस, ये देखिए सीक्वेंस इसकी देखिए गाइस, कि अगर आपको वैल्यूअर बनना है, अगर आपको वैल्यूअर बनना है तो पहले तो आपके पास जो अभी हमने देखा वो वाला क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस आपके पास 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस मैंने आपको बोला ना कि आपको इसका कोर्स करना पड़ेगा। सीए, सीएस एंड सीए में इंस्टीट्यूट कोर्स करवाती है, 7500 रुपए लेती है, और वैल्यूएशन के वो सेशंस रखते हैं, वहां पे आपको मैंडेटरीली जाना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एजुकेशनल कोर्स। तो गाइस इसके एजुकेशनल कोर्स आपको वहां पे करने पड़ेंगे एज अ मेंबर ऑफ द आरवीओ, to test their professional knowledge, skills, values and ethics in respect of valuation। समझना, तब जाके आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। ये 3 चीज हो गई। नाउ टू गिव एग्जाम, एग्जाम पास हो गया, यू विल बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। समझना, ये क्वालिफिकेशंस अपने पास सीए का है, फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आईसीएआई जो आपको कोर्स करवाएगी, एजुकेशनल कोर्स, राइट, वो आपको एड ऑन करना पड़ेगा। जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, क्वालिफिकेशंस, राइट, फिर आप एजुकेशनल कोर्स कर लो, देन आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में 100 में से 60 मार्क्स लाने पड़ते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहता है, वो क्लियर कर लो, यू विल बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और डाउट है इसमें तो पूछिएगा आप लोग। कंपनी स्पेसिफिक मतलब प्रशांत, ओके, आरवी की बात कर रहे हैं, नहीं कंपनी स्पेसिफिक, आरवी रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप बन गए, फिर आप कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हो। अच्छा, यू मीन टू से कि सिर्फ कंपनियों का ही कर सकते हैं, ऐसा तो पूछना चाहता है? सिर्फ कंपनियों का ही वैल्यूएशन कर सकते? नहीं नहीं बेटा, हम पार्टनरशिप फर्म का भी अगर उनको जरूरत है तो हम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। बट रिकॉग्निशन जो आपको मिला है वो कंपनियों के लिए ही यहाँ पे मिला है। कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो लोग वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास करवाए। पार्टनरशिप फर्म एक्ट के अंदर ऐसा कंपलसरी नहीं लिखा है, तो इवन उसमें तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वैल्यूएशन करके दे दे तो नो वन कैन चैलेंज ओवर दैट। यहाँ पे कंपलसरी आपको रिकॉग्निशन दिया है, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाने का रिकॉग्निशन,
दे रखा है, राइट। तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखा है, तो आपको कंपलसरीली स्टैट्यूटरी ऑडिटर से वो कंपलसरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा। सो ठीक वैसा ही गाइस, नेक्स्ट ईयर सपोज वो किसी और चीज के लिए भी एप्लीकेबल, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी दिया कि जिसका टर्नओवर इससे ज्यादा हो, तो उसमें फिर अब सारी एंटिटी आ जाएगी। इंडिविजुअल को भी अगर 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करता है तो उनको भी वहां पे 3CA 3CD बनाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, सब जो आप लोग करते हो। तो वो रिकॉग्निशन बेटा अभी सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यूअर का जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर है, वो आईबीबीआई के अंदर है, मतलब आईबीसी के अंदर भी वहां पे वैल्यूएशंस वगैरह करवाने की बात आती है, तब रजिस्टर्ड वैल्यूअर का जिक्र किया है। एलएलपी के अंदर किया है, राइट। तो वो धीरे धीरे जैसे ये वैल्यूएशन स्मूथ मैनर में चलता रहेगा, राइट, तो वो रिकॉग्निशन वो लोग वहां पे बढ़ाते रहेंगे। फिर पार्टनरशिप फॉर्म सेल आउट करना है तो उसके लिए बोलेंगे, प्रोप्राइटरशिप या टेक ओवर या ऐसा कुछ भी होगा तो उसके लिए भी बोलेंगे, ये चीज के लिए वो बोलते हैं। बट अच्छा है गाइस, एड ऑन डिग्री अगर मिलता है तो कर लेना 3 साल के बाद। मेरे पास तो टाइम नहीं है तो मैंने तो वो किया नहीं, मतलब इस फील्ड में कभी गया नहीं, वैल्यूएशन के फील्ड में। बट ठीक है, अभी जब थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो इच्छा है कि एजुकेशनल कोर्स करके अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे गाइस आगे बढ़ते, वैल्यूएशन एग्जामिनेशन। आपको ये जो मैंने बताया गाइस इस हिसाब से आपको एग्जाम देना पड़ेगा एजुकेशनल कोर्स करके, प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी may recognize an educational course conducted by the registered valuer organization before its recognition as a adequate for the purpose of appearing for the valuation examination। मैंने बोला ना, ये 3 चीज ऊपर वाली खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद ही एग्जाम दे सकते हैं, राइट। वो आरवीओ डिसाइड करेगा, विल डिसाइड गाइस, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, वो आईसीएआई आईसीएसआई ये सब आरवीओ है। Provided also that the authority may recognize an examination conducted as a part of master's or the postgraduate degree course conducted by the university which is equivalent to the valuation examination। अथॉरिटी को अगर ऐसा लगे कि हम वहां पे मास्टर डिग्री के अंदर ही ऐसा एक पेपर डाल देते हैं, राइट, वो उनको करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम एक पेपर वहां पे डाल देते हैं कि यूनिवर्सिटी जब एग्जाम लेगी ना तो ये पेपर वो क्लियर कर देंगे तो वो सीधा ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन जाएगा। तो जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी गाइस और उनको ऐसा लगेगा कि हमको स्पेसिफिक एग्जाम कहाँ करवाए, हम एक पेपर ही डाल देते हैं, राइट, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, तो ऐसा भी अगर वो लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहां पे लिखा है द अथॉरिटी शैल डिटरमाइन द सिलेबस for the various valuation specific subjects or the assets class for the valuation examination on the recommendation of one or more committee of experts। कमिटी बिठाएंगे, कमिटी जो बोलेगी उस हिसाब से सिलेबस वो लोग ड्राफ्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। वो सिलेबस, थर्ड पॉइंट, सिलेबस, फॉर्मेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन, qualification marks shall be published on the website of the authority right at least 3 months before the examination। जो इंडिविजुअल एग्जामिनेशन पास करेगा, who possess the valuation examination पास करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट लेगा, राइट, और फिर वो वहां पे इंडिविजुअल में अपीयर फॉर द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 बार 3 बार फेल हुए तो फिर नहीं कर सकते, नंबर ऑफ टाइम्स आप एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके नीचे गाइस एप्लीकेशन दिया हुआ है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। एन इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जो एलिजिबल है वो एप्लीकेशन करेगा अथॉरिटी को कि देखो भैया मैंने सब क्राइटेरिया कंप्लाई कर दिया है, मेरे को प्लीज मेंबर बना दो, राइट। आपको फीस देना पड़ेगा उसका, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस होगा गाइस 5000 रुपीज इन फेवर ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट पॉइंट, मतलब कि जैसे आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, इंटर क्लियर कर लिया, फाइनल क्लियर कर लिया, आर्टिकलशिप आपकी खत्म हो गई, सारी मैंडेटरी ट्रेनिंग आपकी आईटीओसी होता है वो भी खत्म हो गया, कैन आई से दैट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सब कुछ आईसीएआई को भेजना पड़ेगा, साथ में फीस दोगे तब आईसीएआई आपको मेंबरशिप नंबर देगा। यू नो दिस प्रोसेस, यस और नो, प्लीज आंसर। क्या ऐसे ही सारी एग्जाम क्लियर कर ली तो घर बैठे बैठे मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, या आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा? टेल मी गाइस, यू नो द प्रोसेस? सुना है कभी? किया तो नहीं होगा ऑब्वियसली, सुना है ना आपने? अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन करनी पड़ती है।
एग्जैक्टली एप्लीकेशन आप करोगे तब जाके आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आपने कोर्स कर लिया है, एग्जाम दे दी, पास हो गए, अब ये स्टेप आता है छठे नंबर का, कि जो भी इंडिविजुअल होगा गाइस, राइट, उस इंडिविजुअल जो भी एलिजिबल है, राइट, उनको ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी इन फॉर्म नंबर ए ऑफ एनेक्सर 2 along with the non refundable application fee, राइट, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी के साथ आपको ये करना पड़ेगा। अ पार्टनरशिप एंटिटी और द कंपनी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कोई भी पार्टनरशिप एंटिटी है आपकी, राइट, या कंपनी है जो एलिजिबल है फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर रूल 3, तो वो वहां पे एप्लीकेशन करेगी। मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी। अगर पार्टनरशिप फॉर्म या उनको करना है, उनको भी नॉन रिफंडेबल फीस है, उनका फीस 10,000 रुपया है, तो वो उनको वहां पे करना पड़ेगा। अथॉरिटी शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन, और वो 21 डेज के अंदर अंदर इधर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको रिमूव करेगी और आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी वो 21 डेज के लिए अंदर अंदर आपको बोल सकती है कि भैया ये चीजें आपकी रह गई है तो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। The authority may require the applicant कि भैया to appear within 21 days before the authority in person। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो खुद अपीयर हो सकता है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन और दी एक्सप्लेनेशन। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाता है और उस बंदे के खिलाफ कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी ऐसा कुछ भी नहीं करना है और हो गया है, राइट, तो वो एलिजिबल कर देते हैं उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, छठे पॉइंट में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देते हैं फॉर्म सी के अंदर। बट 7 पॉइंट में ऐसा लिखा है कि ये एप्लीकेशन पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं इस बंदे को तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बनाना चाहिए, राइट, और इसकी एप्लीकेशन परमिट नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको रीजन देना पड़ेगा भैया। देखिए 7 पॉइंट पढ़िए, आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन अथॉरिटी को ऐसा लगता है प्राइमा फेसी ये ओपिनियन पे कि रजिस्ट्रेशन नहीं ग्रांट करना चाहिए, इट विल कम्युनिकेट द रीजन फॉर फॉर्मिंग सच ओपिनियन विद इन 45 डेज। 45 दिन के अंदर अंदर आपको ये टाइम पीरियड मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। एप्लीकेंट का पास भी ऑप्शन है उसका रिप्लाई करने के लिए कि भैया आप जो रीजन दे रहे हैं वो वाहियात है, राइट, बेसलेस है, तो 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन to enable the authority to form a final opinion. After considering the explanation, 9th point, if any, given by the applicant under sub-rule 8, the authority shall either accept the application and grant the certificate of registration, or reject कर देगी वो application को, reject the application by an order. Authority shall communicate its decision to the applicant within 30 days of the receipt of the application. यस गाइस, सो ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। आप एप्लीकेशन करोगे, एप्लीकेशन के लिए ही उन्होंने पूरा एक रूल बना दिया, रूल 6, राइट, एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में करनी है, 5,000 रुपए 10,000 रुपए रिस्पेक्टिवली आपको पे करना है, तब जाके आपका एप्लीकेशन इधर एक्सेप्ट होगा या नहीं भी होगा, जो भी होगा आपको कम्युनिकेशन वहां पे कर दिया जाएगा। कंडीशन है रजिस्ट्रेशन का गाइस, वहां पे कि आपने सारी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, क्राइटेरिया वो सब कुछ आपने फुलफिल किया है। फर्स्ट पॉइंट में आपने सारे रूल्स रेगुलेशंस, इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस, बायलॉज आपने फुलफिल किए हैं। आप इन द कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, राइट, आपने जो भी क्लास और क्लास ऑफ असेट्स है तो जिसके लिए आपने एग्जाम क्लियर किया है, राइट, उसी के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो, राइट, तो वो सारी चीजें रजिस्ट्रेशन के अंदर वहां पे देखी जाती है। अथॉरिटी का प्रायर परमिशन लिया है, अथॉरिटी बोले तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का, राइट, आपको देख ये लिखा ना, रेकमेंडेड बाय दी आरवीओ, ये हमने यहाँ पे देखा था, देखिए आरवीओ रेकमेंडेशन करता है एलिजिबल होने से पहले, राइट, तो वो 4th पॉइंट के अंदर, इसीलिए मैंने उसको मिटाया नहीं, अभी बाजू में रहने दिया है। प्रायर परमिशन आपको वहां पे लेना पड़ेगा गाइस, अगर आपको शिफ्टिंग करना है या मेंबरशिप आपको वन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर में जाना है, एडिक्वेट स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे ग्रीवियंसेस सॉल्व करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना है जितने भी असाइनमेंट आप लेते हो, राइट, 3 साल तक आपको
जिस कंपनी का भी आपने वैल्यूएशन किया है उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा गाइस। कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लाई करना पड़ेगा आपको। पार्टनरशिप एंटिटी है तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसके सारे पार्टनर्स और एटलीस्ट 3 पार्टनर क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। तो वो सारे पॉइंट्स है गाइस इसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कंडीशंस है, ठीक है। इतना डिटेल में फिर आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। फिर वो वैल्यूएशन कंडक्ट किया जाएगा। द रजिस्टर्ड वैल्यूअर व्हाइल कंडक्टिंग द वैल्यूएशन कंप्लाई करेगा वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड आपको कंप्लाई करना पड़ेगा गाइस। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको इश्यू करते रहता है। वैल्यूअर शैल मेक वैल्यूएशन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। समझना गाइस, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड जो आरवीओ ने अडॉप्ट किया है वो आपको वहां पे फॉलो करना पड़ेगा, या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो भी रहेगा गाइस वो इनपुट लेगा, may obtain inputs for his valuation report or get a separate valuation for an assets class conducted from the another registered valuer। अगर उसका सहाय लेनी है another registered valuer से ऐसा कुछ भी है तो वो ले सकता है input, in which he shall fully disclose the details of the input and particulars etc of the other registered valuer in his report। तो बोला सचिन ठक्कर registered valuer है और वो रिपोर्ट इश्यू कर रहा है। इन दिस केस इस असाइनमेंट के अंदर मुझे धवल पाठक सर का, सपोज वो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उनका इनपुट लेना है इस वैल्यूएशन के अंदर, तो डेफिनेटली मैं उनका इनपुट भी ले सकता हूँ राइटिंग में, और वो मैं मेरे वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर बता भी सकता हूँ। बट उस केस के अंदर द लायबिलिटी अगेंस्ट द रिजल्टेंट वैल्यूएशन irrespective of the nature of input of the valuation by other registered shall remain of the first mentioned registered valuer। मतलब कि अगर मैंने भले ही क्लाइंट मेरा था सचिन ठक्कर इज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, SAPL का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट। मैंने इनपुट लिया धवल पाठक सर से एंड फिर मैं यहाँ पे रिपोर्ट इश्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बोलता है कि भैया इसमें अगर कुछ गलती वगैरह होती भी है तो फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी ना वो तो मेरी ही रहेगी, इनको कोई लेना देना नहीं। आई कैन टेक द इनपुट, समझना यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इनपुट लिया है, आई कैन टेक द सेम, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो तो फर्स्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है फर्स्ट मेंशन्ड, मतलब कि मी, राइट, मेरा ही रहेगा कंपल्सरी, इसमें कोई मीन मेक नहीं होगा। वैल्यूअर को अपने रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, तो गाइस इन एडिशन टू द वैल्यूएशन आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो आपने ली, पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आइडेंटिटी, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी में कौन आएगा कि ऑडिट कमिटी ने आपकी अपॉइंटमेंट की है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने की है, आइडेंटिटी ऑफ द वैल्यूअर एंड एनी अदर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्वड इन द वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर्स ऑफ द वैल्यूअर, राइट, इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वैल्यूएशन डेट, डेट ऑफ रिपोर्ट, इंस्पेक्शन और द इन्वेस्टिगेशन, nature and the source of the information used, procedure adopted, restriction on the use of his report, major factors that were taken, right, during the valuations। ये सब ऑडिट रिपोर्ट में देते हो ना गाइस, जनरली वैसा ही है। कंक्लूजन्स, राइट, उसने कोई लिमिटेशंस या डिस्क्लेमर्स या कोई केवीएट्स उसको देने हैं टू द एक्सटेंट दे एक्सप्लेन, राइट, तो वो भी उसको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद ही आप वैल्यूएशन कर सकते हो, और ये रिपोर्ट का पार्ट होगा। इवन आपको मालूम हो तो अगर आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट, नियर एंड डियर को शेयर्स अलॉट करना चाहते हो तो उसमें भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ता है, राइट, तो वो भी रूटीन मैटर हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे वैल्यूएशन रिपोर्ट पड़े हैं गाइस जो मैंने किसी वैल्यूअर से लिए हैं, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज बिकॉज उसमें क्लाइंट कंपनी का नाम आएगा, सो अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि कैसा होता है, जिसमें एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा, नाम हटाना पड़ेगा तो जाके होगा, बट वो कहीं ना कहीं फिर रह जाएगा और मेरा प्रोफेशनल एथिक्स वो अलाउ नहीं करता है, सो अदरवाइज मैं आपको दिखाता। टेम्पररी सरेंडर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर में टेम्पररीली सरेंडर हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
इन अकॉर्डेंस विद द बायलॉज और द रेगुलेशंस, अगर उसको ऐसा लगता है राइट, तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं, वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। अगर वो टेम्पररी सरेंडर करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया आपने ये टेम्पररीली सरेंडर किया है। Registered valuer organization shall inform the authority if any valuer member has temporarily surrendered its membership or revived his or its membership after temporary surrender, not later than 7 days from the approval of the application, right? तो वो आपकी मेंबरशिप सरेंडर हो गई तो अब तो क्वालिफिकेशन में ही नहीं आया ना, समझो आपकी क्वालिफिकेशन हट गई उस टाइम पे, आप सीए ही नहीं रहे, आप सीए ही नहीं रहे तो फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो भी सही है नहीं, तो वो आपका टेम्पररी सरेंडर है, इंस्टीट्यूट ने आपको सस्पेंड कर दिया है, ऐसा कुछ भी है, आपने फीस नहीं पे की, वैल्यू वो मेंबरशिप की, ऐसा कुछ भी है राइट, तो उस केस के अंदर फिर इंस्टीट्यूट अथॉरिटी को बता देगी, एंड फिर जैसे ही आप बैक आ जाओगे तो वो वापस भी आ सकता है गाइस। फंक्शंस ऑफ वैल्यूअर एज पर रूल्स आपको करना है। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट वहां पे दे रखा है, एनी पर्सन हु मे रेंडरिंग वैल्यूएशन सर्विसेज अंडर द एक्ट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स, तो वो मतलब ये एक्ट आया तब वो वैल्यूएशन का काम करता था, सपोज बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो वैल्यूएशन का काम करते थे, तो इन्होंने बोला कि देख भाई 2017 में ये रूल्स आए, हम आपको नहीं बोल रहे कि ऑन द स्पॉट आप ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर लो, बट हम आपको टाइम दे रहे 31 जनवरी 2019 तक का, तब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लो एंड अपना काम कंटिन्यू करो। 31 जनवरी 19 के बाद हम आपको अलाउ नहीं करेंगे वैल्यूएशन की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। पढ़िए उसको, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट बोलते हैं उसको राइट। बेचारे का धंधा बंद हो जाएगा ना, आप उसको बोलो कि नहीं आप पहले ये सारी एलिजिबिलिटी लेके आओ, 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया। एनी पर्सन हु मे बी रेंडरिंग वैल्यूएशन सर्विसेज अंडर द एक्ट on the date of commencement of these rules may continue to render the valuation of services without COR under these rules up to 31st January 2019. Condition सिर्फ इतना है, if company has appointed any valuer before such a date and the valuation or any part of it has not been completed before 31st January 2019, तो फिर उसको the valuer shall complete such valuation or such part within 3 months thereafter. तो ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रूल्स वगैरह है गाइस, जो ऑलमोस्ट हमने सारे पढ़े। फिर वहां पे बात आती है आरवीओ के लिए। अगर आपको आरवीओ बनना है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बनना है, आपको क्या बनने की इच्छा हो रही है? आरवीओ बनने की इच्छा हो रही है तो आप बन सकते हो, कुछ नहीं। यू वांट टू बी ए आरवीओ राइट, अब आरवीओ भी बन सकते हो। ये देखिए गाइस, आप आरवीओ के लिए आपकी कंपनी, इधर आप सेक्शन 25 कंपनी हो, मतलब जो अभी सेक्शन 8 कंपनी है ना, सेक्शन 8 कंपनी होने चाहिए गाइस राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका कंपनी बना है, या फिर आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए। देखिए बी पॉइंट, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कहने से ICAI, ICSI, ICMAI, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट की जो अथॉरिटी है, ये लोग कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो इधर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर आप ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। इस थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोला, फिर ऊपर ट्रस्ट में आप हुए हो सेटअप, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में हुए हो, या अदर सेपरेट एक्ट आपका बना है, वो मैटर नहीं करता प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में। फिर वहां पे बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऊपर सब रूल बन रहे हैं ना, वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी इफ इट कंडक्ट्स द एजुकेशनल कोर्स इन द वैल्यूएशन राइट। एजुकेशनल कोर्स आपको करवाना पड़ेगा अथॉरिटी की परमिशन लेके, मेंबरशिप आपको ग्रांट करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देना पड़ेगा इंडिविजुअल को जिसके पास क्वालिफिकेशंस है, आपको ट्रेनिंग वगैरह करवाना पड़ेगा, आपको उसके लिए रूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, एजुकेशन देना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा उसका फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग राइट। तो ये सब कुछ ICAI, ICSI एंड कॉस्ट अकाउंटेंट की जो अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूट है, उन सबको ध्यान रखना है बिकॉज वो लोग आरवीओ बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो लोग को कंप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे।
उनको जो भी ग्रीवियंसेस आ रहा है वैल्यूअर का वो सॉल्व करवाना पड़ेगा, अथॉरिटी बिठानी पड़ेगी, कमिटी बिठानी पड़ेगी, उसका एजुकेशनल कोर्स ड्राफ्ट करना पड़ेगा, एवरीथिंग। एप्लीकेशन आपको रिकॉग्निशन के लिए फॉर्म, ये लोग भी एप्लीकेशन करेंगे, समझिए। ये किसका एप्लीकेशन करेंगे? तो अथॉरिटी का एप्लीकेशन करेंगे गाइस। इनको भी एप्लीकेशन, अगर आरबीओ बनना चाहते हो आप, राइट, तो ये जो प्रपोज्ड आरबीओ है गाइस, वो लोग एप्लीकेशन करेंगे। ये देखिए, एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है जो अपने आप को एलिजिबल मानता है, तो ये जो एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, ये एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी के पास जाएगा, राइट, एंड फॉर्म डी में एप्लीकेशन करेगा। 1 लाख रुपए का फीस होता है इसका। ये आपको देना पड़ेगा। ये सब कुछ कंप्लाई करोगे, फिर एलिजिबल अगर आप हो गए, राइट, तो एप्लीकेशन कर दो, एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, यू विल बी अ आरबीओ, राइट। और फिर आप वहां पे आरबीओ बनने के बाद तो फिर तो कमाई है ना गाइस, 7500 रुपए आप ले सकते हो, राइट। अभी सीए इंस्टीट्यूट में कितने सारे वैल्यूअर है, सेम गोस टू सीएस इंस्टीट्यूट एज वेल, ठीक है। सो अभी आप अगर टारगेट लेके बैठे हो कि 1 साल के अंदर हम ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज करवाएंगे, एंड हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया हम एटलीस्ट 1000 जन को, 1000 पीपल, राइट, उनको हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्सेज दे देंगे, तो गाइस 7500 रुपए आप चार्ज कर रहे हो, 1000 रुपए, सो यू कैन सी द रेवेन्यू, 75 लाख, राइट। एक्सपेंस होता होगा इसमें, चलो आप जो प्रोफेशनल्स बुलाते हो लेक्चर देने के लिए, लेट्स से कि आपका वहां पे 20% कॉस्ट है, वो उनको आप जो भी 2-3 दिन का जो सेमिनार होता है, राइट, तो उनको आप वो एकोमोडेशन का शायद कॉस्ट होता होगा आपका, और 20-25% आप उनको जो लेक्चर लेने के लिए आता है उसका 50% कॉस्ट मान के चलो, फिर भी आप 50% आपको प्रॉफिट कर सकते हो। तो गाइस ये आरबीओ अच्छा खासा बिजनेस कर लेता है उस केस में। फिर ये एप्लीकेशन आपने दिया, अगेन वही की वही चीज है, आपने एप्लीकेशन दी, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर एप्लीकेशन देता है, तो इधर उसको इसकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे या अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही है गाइस, वही 21 डेज आप देखो यहाँ पे कि आपने एप्लीकेशन दिया तो अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को 21 दिन के अंदर एग्जामिन करेगा। अथॉरिटी को कोई डाउट होगा तो वो आपको अपीयर होने के लिए बोलेगा, आप खुद अपीयर हो सकते हो, आपके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपीयर हो सकता है, आपसे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। अगर वो सेटिस्फाइड है स्क्रूटिनी के बाद, तो एनेक्सर ई के अंदर आपको सर्टिफिकेट दे देगा। डी में अप्लाई किया, ई में सर्टिफिकेट दे दिया, उस केस में अंदर आपने ए एंड बी में अप्लाई किया था, राइट, सी में आपको सर्टिफिकेट दे दिया था, ए में इंडिविजुअल करता था, बी में पार्टनरशिप फर्म या कंपनी कर दी थी, तो ये वही का वही प्रोसेस है, राइट, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये सेम टू सेम है। फिर उसके बाद आपको कंडीशंस दिया हुआ है गाइस, आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑल टाइम सेटिस्फाइड करनी है, ये देखते जाइए आप लोग। आपको रजिस्टर्स मेंटेन करना है, जो भी आपके मेंबर्स बन जाते हैं, आरबी बन जाते हैं, आप उसी मेंबर्स को एलिजिबल और एडमिट कर सकते हो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, रूल 4 के हिसाब से। आरबीओ हो तो आपको, राइट, आपको सारे पावर्स नहीं है कि फिर आप किसी को भी बना दो एरे गहरे को रजिस्टर्ड वैल्यूअर, नॉट एट ऑल गाइस, अथॉरिटी आपके ऊपर देखरेख रखेगी। तो ये सारी कंडीशंस उनको वहां पे कंप्लाई करनी पड़ती है। कंडीशंस आप कंप्लाई करोगे, आप सेक्शन 8 कंपनी बने रहो, राइट, या सेक्शन 25 कंपनी जो भी आप रजिस्टर्ड हुए हो, ठीक है, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन या रिकॉग्निशन कैंसिल भी हो सकता है अगर आप ये क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं हो रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है, राइट, वो कैंसिलेशन भी वहां पे पार्क हो सकता है। उसके लिए वीडियो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको वहां पे फॉलो करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 17 में शो कॉज नोटिस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो वो इतना डिटेल में नहीं करोगे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड में आ जाइए इस पेज नंबर 12। वो जो पोर्शन अपने 1-2 पेज नहीं किया ना, वो घर पे भी नहीं करोगे तो चलेगा फॉर श्योर।
अभी इसमें ना इन्होंने कोई स्टैंडर्ड वांडर्ड बनाया नहीं, सब बोल दिया कि कमिटी है, ये कमिटी इस तरह से वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स नोटिफाई कर सकती है, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम बेसिस पे बना सकती है। कमिटी बनाई, कमिटी के अंदर कौन कौन होगा वो डिटेल्स यहाँ पे आपको दे दी है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, उनके पास ऑथोरिटी है। एंड फिर मिसलेनियस प्रोविजंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया है कि आपको प्रोफेशनली क्या कॉम्पिटेंस रखना है, क्या ड्यू केयर करना है। तो ये किसी भी कहानी है, राइट। आपको इंडिपेंडेंस रहना है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपके तक की सीमित रखनी है, कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करनी है। आप उनसे कोई गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते। रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट जो भी आपका रहेगा वो एज पर रूल्स आप वहां पे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी बातें यहाँ पे उन्होंने बताई। वो कोड ऑफ कंडक्ट है, इस रजिस्टर्ड वैल्यूअर को फॉलो करना पड़ता है, जो एक सीए सीएस को सीएमए को उनको भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे वैल्यूएशन स्टैंडर्ड में उन्होंने एक कमिटी बनाया कि भैया ये कमिटी जो होगा ना उसका नाम रहेगा कमिटी टू एडवाइज ऑन द वैल्यूएशन मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कमिटी बनाएगा। इफ यू कैन सी द पॉइंट नंबर 19, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कंस्टिट्यूट अ कमिटी टू बी नोन एज कमिटी टू एडवाइज ऑन द वैल्यूएशन मैटर्स। ये लोग रिकमेंडेशन बनाएंगे on the formulation, lay down करेंगे valuation standard and policies for the compliance by the companies and the registered valuer। ये कमिटी के अंदर कौन कौन रहेगा? तो ये कमिटी जो भी आपकी रहेगी गाइस, उसमें एक चेयरपर्सन रहेगा, जो एक पर्सन होगा एमिनेंस एंड द वेल वर्स्ड इन द वैल्यूएशन, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, लॉ का बंदा होगा। एक मेंबर होगा जो एमसीए नॉमिनेट करेगा, एक मेंबर होगा जो आईबीबीआई नॉमिनेट करेगा, एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट करेगा, 4 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी। अगेन 4 मेंबर जो होंगे वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। 2 मेंबर वहां पे इंडस्ट्रीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन नॉमिनेट करेगा। Then president of the ICAI, ICSI, cost accountant और उसके ex officio members, उसके जो प्रेसिडेंट है वो लोग भी इस कमिटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स जो होगा गाइस उसका टेन्योर 3 साल का रहेगा एंड दे शैल नॉट हैव मोर देन 2 टेन्योर्स, राइट। मतलब मैक्सिमम वो 3 + 3 साल के लिए इस कमिटी के अंदर बैठ सकते हैं। कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो उसका पनिशमेंट यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, वो 469 का रेफरेंस दे दिया है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। एंड अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया गाइस, फॉल्स स्टेटमेंट, राइट, 448 के अंदर आपको पेनल्टी, आपने जानबूझ के अगर कोई गलत स्टेटमेंट दिया है। 448 फिर क्या का रेफरेंस देता है? सी 448 इज जनरली फॉर द प्रोफेशनल्स गाइस, समझ रहे हैं कि अगर आपने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा कुछ भी दिया तो 448 में आप पेनलाइज्ड रहोगे। एंड 448 रेफरेंस देता है कि भैया पेनल्टी आपको अंडर सेक्शन AK47 ही लगेगा, समझ रहे हैं। सो इन्होंने 448 का रेफरेंस दिया, 448 447 का रेफरेंस देता है। फिर वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया गाइस, ये मॉडल कंडक्ट है, मॉडल है, ये घिसा पिटा ही है गाइस, हर एक जगह पे यही चिपका देते हैं। आपको इंटीग्रिटी रखने की, फेयरनेस रखने की, राइट, कॉन्फिडेंशियल रखने का, ये सारी बहुत सारी चीजें गाइस बहुत मैटर करता है ना। ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपको रखना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन से आप एक साथ उसको मंगवा लो, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली करो, राइट, आप वेरीफाई करो सारी चीजें। अगर आपको इनपुट लेना है तो यू टेक द इनपुट, आप डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ले लो, इंडिपेंडेंस होने चाहिए। आप एक्चुअली में आपने उस एसेट्स के साथ पिछले 3 साल या नेक्स्ट 3 साल आप डील नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है गाइस, जो आपको वहां पे फॉलो करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन से आप इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से आपको मंगवानी पड़ती है फॉर दिस पर्पस। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज को आपको इग्नोर करना है, यू कैन नॉट टेक द सेम। जो भी आपका रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट होगा, अ वैल्यूअर शैल प्रोवाइड सर्विस फॉर द रेम्यूनरेशन व्हिच इज चार्ज्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। रीजनेबल रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपका वर्क का, प्रॉपरली अंडरटेकन जो आपने किया है एप्लीकेबल रूल्स के साथ। A valuer shall not accept any fees or charges other than those which are disclosed in a written contract with the person to whom he would be rendering services। मतलब के आपको पहले से ही वो चार्जेस फिक्स कर देना है कि आप कितना चार्ज करोगे, समझना, वो उसको एक्सेप्ट करवाओ, तब जाके वैल्यूएशन की सर्विसेज दो, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है, right। Occupation, employability and restrictions, the valuer shall refrain from accepting too many assignments if he, right, or it is like unlikely to be
able to devote the adequate time to each and his assignments. मतलब आप जितना ले सकते हो, जितनी कैपेसिटी है उतना ही असाइनमेंट लीजिए भैया. A valuer shall not conduct business which in the opinion of the authority of the RVO एंड वो डिस्क्रेडिट करता है उसके प्रोफेशन को, तो वो वाला बिजनेस आपको नहीं करना है. जो आपकी आरवीओ मना करता है तो फिर आप वहां पे आगे नहीं बढ़ सकते. कोई असाइनमेंट आपने सस्ते दाम में ले लिया ऐसा कुछ भी, तो यू आर नॉट अलाउड फॉर द सेम. यस गाइस, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द वैल्यूएशन. तो कोई डाउट है प्लीज आस्क. जो मैंने करवाया उतना करोगे तो वही ना, ऑलमोस्ट अपन ने सब कुछ ही किया है.